हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपके एच टेट हुआ था प्राइमरी का, ये लास्ट बार हुआ है आपका दिसंबर 2023 में। तो दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे जो आपके ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है। इसमें जो 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हैं ईवीएस से संबंधित है। इसमें पहला ईवीएस की टीचिंग मेथड से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है या इंटीग्रेटेड कर सकता है। तो आपको ये 4 कथन दे रखे हैं, आप इन सभी कथनों को देख लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सीखने के अनुभव को समृद्ध करके या करने के लिए स्वदेशी ज्ञान हो या आपका सांस्कृतिक प्रथा हो या आपके जो भी दृष्टिकोण रहे हैं उन्हें सक्रिय रूप से हम खोजने और एकीकृत करने से। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था ना, शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है, वो 2 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया है आपसे कि ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते हैं, इसका रीजन दीजिए। तो हम यही कहेंगे जो कोयला या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से परिवहन हो सके, तो इस वजह से वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर है। इसमें पूछा गया है आपसे कि ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है। हालांकि देखा जाए इसकी इंग्लिश अलग ही टाइप से दे रखी थी। इसमें स्कैफोल्डिंग रेफर टू पूछा था, यानी स्कैफोल्डिंग का उपयोग। हम ये कहेंगे जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है किसी को हेल्प देना, क्षण भर के लिए दी जाती है, यानी हेल्प है कम समय के लिए जाती है, उसके बाद वो हेल्प कम कर ली जाती है, हटा दी जाती है। वो स्कैफोल्डिंग ही पूछा था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 124 नंबर। इसमें कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड दे रखे हैं और इनमें विचार कीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जो कॉलम बी है यानी ये वाला, इसमें कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज से मेल खाती है। तो ये बताना है कि खनिज है वो किससे संबंधित है। ये वाला आपके बी कॉलम से। खनिज का मतलब होता है जिसमें लोहा हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, इस चीज़ से संबंधित होगा, वही राइट आंसर हो। जैसे कि खनिज है कैल्शियम से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आप इन ऑप्शनों में से बताइएगा किससे संबंधित होगा। तो वो कैल्शियम से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और अन्य चीज़ पूछता तो हम उसे हिसाब से बताते। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा वो प्रोटीन की पूछता तो फिर हम दाल पे जाते। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पूछता तो हम ग्लूकोज पे जाते। अगर विटामिन पूछता तो हम भी इन विटामिनों पे जाते, जैसे B1, B2, B6, B12। अगर इसमें और क्या दे रखा है, अब इसमें फिर चीनी है वो आपके ऊर्जा से संबंधित नहीं होगी डायरेक्टली। चीनी में तो देखा जाए तो ग्लूकोज ज़्यादा होता है। चीनी में वैसे देखी जाए मीठी शर्करा भी होती है, ठीक है। तो वो इसमें मेल नहीं खा रही, इस वजह से वो तो संबंधित नहीं होगी। मैंने अभी और एग्जांपल दिए, वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, इस वजह से, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर सब कैसे भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। इसमें ये पूछा गया है आपसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपको 4 ये आपको कथन दे रखे हैं और इनके फिर कूट दे रखे हैं कि कौन से इसमें से सही है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो पहला आपका कथन दे रखा है कि ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा का होता है, यानी एक दिशात्मक होता है या वन डायरेक्शनल होता है या यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो ये बात सही है कि लिंडमान ने यही बताया था कि आपका 10% जो ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो आपका एक स्टेप, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे हम उच्च लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा का 10% ह्रास होते जाता है, ठीक है। तो यानी हम कहेंगे ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशात्मक होता है। यानी आप में मान लीजिए कोई घास है, घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। और टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है, सर्प खा रहा है। सर्प को कौन खा रहा है, जो चील है या गिद्ध है, कोई भी। तो ये क्या है, एक दिशात्मक है। तो ये बात सही है।
दूसरा है सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है। यानी इस घास को खाने वाले यहाँ पर गाय भी हो सकती है या आपके अन्य है पशु भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है, यानी जरूरी नहीं है एक पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रह सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ना कि आपका एक दिशात्मक। तो ये तो गलत है, 1 नंबर ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन है या तीसरा कथन है सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है, ये बात सही है। क्योंकि घास, और मैंने जो टिड्डा का एक दिशात्मक वाला एग्जाम्पल दिया था, तो घास पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, जैसे टिड्डा हो गया, मैंने बताया था आपको, जैसे कि जानवर हो गए, जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, अन्य वो हो गए। तो इसी प्रकार प्रत्येक जो आपका उपभोक्ता आके मिलता जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेंगी। तो ये एक जाल होता है, जैसे फूड वेब बोलते हैं। तो ये बात सही है, यानी वो सामग्री का प्रवाह है वो चक्री होता है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि ऊर्जा का प्रवाह चक्री, ऊर्जा का प्रवाह चक्री नहीं हुआ, ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशात्मक हुआ। जो पहला ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी गलत थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें पूछा है कि जो NEP 2020 के संदर्भ में आपकी जो EVS शिक्षण में जो अनुभवात्मक शिक्षा की भूमिका क्या होती है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो सही दे रखा है कि अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा या कई किया जाता है और EVS शिक्षण का अभिन्न अंग होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये टीचिंग मेथड के सिंपल याद है, आपको लॉजिक समझना होता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा पॉइंट है, मोस्टली वही राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि किसी परिस्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से जो कारक हैं वो निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित बनाएंगे। तो हम सबसे बेस्ट ये रहेगा कि स्रोत के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षति ये ज़्यादा प्रभाव दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बादल निर्माण, जो बादल निर्माण है और वर्षा और खारे पानी की से ये कह रहे हैं खारे पानी से ताजे पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है। तो एक तो इसमें से हम कह सकते हैं संसाधनों की संतृप्त और अति संतृप्त, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लॉजिक का क्वेश्चन पूछा था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें NEP 2020 पूछी है, उसमें भी EVS शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है। तो आप है इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, इसमें से पॉजिटिव पॉइंट है वो ज़्यादातर 2 नंबर सही है। यानी हम ये कहेंगे ये पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें ये पूछा है यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की चीज़ों को आप मेज़ों के लिए, यानी जो लकड़ी की मेज भी है और लोहे की के लिए परिणाम क्या होगा। तो सिंपल है, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को पढ़ते हुए कि लकड़ी और लोहे की जो मेज़ें हैं वो अलग अलग समूह में होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लकड़ी और लोहा दे रखा है, तो लोहा है चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, लकड़ी को नहीं। तो अलग अलग हो जाएंगी ये चीज़ें, लोहे से संबंधित होंगी तो वो एक तरफ हो जाएंगी और जो लकड़ी से वो आपकी वहीं पर रह जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। जो आपकी ऐसे बोल सकते हैं एम्पैथी होती है, उसका क्या रोल होता है। तो हम कहेंगे कि ये आपके जो भी पर्यावरणीय मुद्दों में सभी हितधारकों के लिए दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि जो सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को मुख्य श्रेणियां क्या हैं। तो हम उसमें देखते हैं कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। उसी के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ठोस तरल पदार्थ, लवण, खनिज, ये सभी इसी के अंडर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 133वां है, इसमें पूछा है कि जब भी विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए EVS शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं। तो हम कहेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों को छात्रों को स्थानीय संदर्भ और केस अध्ययन में शामिल करेंगे, जिससे बालक भी इस चीज़ के बारे में समझ पाए और केस स्टडी के थ्रू वे उन चीज़ों के बारे में कारणों को भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 133वां है, इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से ढंग से मेल नहीं खाती, यानी आपको ये है इनमें से कौन सा मेल नहीं है। जैसे विटामिन सी स्कर्वी, सही बात है। विटामिन डी रिकेट्स होते हैं, सही बात है। विटामिन ए है वो रतौंधी से संबंधित होता है, लेकिन विटामिन की है वो क्षय तो टीबी से होता है, और टीबी रोग बोलते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है, तो ये तो संबंधित नहीं होगा। बाकी विटामिन की तो संबंधित आपका फिक्वेनोन से संबंधित होता है, फिक्वेनोन बोलते हैं इसे शायद, तो ये रासायनिक नाम होता है इसका, तो ये उससे संबंधित होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी होने पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सा घटक है जो वायुमंडल की में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस प्रकार का है, तो वो नाइट्रोजन होगी, क्योंकि यही आपकी 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन होती है आपकी 21% लगभग में, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.002%, बाकी जलवाष्प वगैरह 1% में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सहायता यानी इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यानी ईवीएस की जो गतिविधि करने के लिए आपको शिक्षकों को क्या करना चाहिए। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इन ऑप्शनों के आधार पर, हम ये कहेंगे छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं तलाशने स्वयं लेने के लिए हम अनुमति देंगे, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपसे इसमें कह रहा है कि सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणाओं को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तो आप इन 4 ऑप्शनों को देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें से 2 नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि विभिन्न व्यंजनों की खोज और साझा करके दूसरों के भोजन को विकल्प का सम्मान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें से प्रकार पूछा है कि पौधा, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी व जीवन की विविधताओं को क्या कहते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। बाकी हम जैविक अजैविक की बात करेंगे तब पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैव ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% नियम है, वो लेंडरमैन ने दिया था, इसे लेंडरमैन भी बोल देते हैं, तो किस वर्ष में दिया था, तो 1942। 140 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय परिणित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है। तो हम ये कहेंगे कि विभिन्न जो पक्षियाँ होंगे और प्राणियों की आवाज़ें, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि जो ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। तो हम इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो भी समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण है वो दृष्टिकोण सबसे प्रभावी रहेगा। तो हम कहेंगे इसमें से जो भी आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पत्तियों की विशेषताओं को पहचानते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक प्रासंगिक होगी, तो वो देखना ही सबसे ज़्यादा प्रासंगिक होगी, यानी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 144 है कि असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित पोषणों की तुलना में कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों को या बच्चों से करते समय किन मुद्दों पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना रहेगी। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सामाजिक आर्थिक कारक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बाकी पर्यावरण दिवस 5 को हो जाएगा, यानी 5 जून को, और बाकी आपका विश्व वेटलैंड दिवस है वो 2 फरवरी को हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भोपाल त्रासदी गैस है ये आपका 1984 को हुआ था, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता संबंधित है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कुएँ हैं
हर मतलब गांव में मिल जाते हैं मोस्टली, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की अनोखी विशेषता क्या होती है। तो हम ये कहेंगे कि जल के विभिन्न रूप होते हैं, यह जीवन के लिए आवश्यक होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है। जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है। देखो कागज़ लकड़ी से ही बनता है और प्लाईवुड भी लकड़ी से, माचिस की तीलियाँ भी लकड़ी से, लेकिन थर्माकोल है ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों का महत्व क्या होता है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे कि वे छात्रों के व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं को गहरी समझ प्रदान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि इसमें से बताना है पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है और ये पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है, यानी पौधे से उत्पादित कौन सी चीज़ है, तो वो एकमात्र सोयाबीन है, बाकी दूध है पशु से प्राप्त किया जाता है, दूध से पनीर बनता है, बाकी अंडे हैं, तो ये किसी के भी हो सकते हैं अंडे, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।